गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं काफ़ी। तो आपने पूर्व की क्लासों में 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। चैप्टर संख्या 3, चैप्टर संख्या 4 और चैप्टर संख्या 5। चैप्टर संख्या 3 में हमने आव्यूह पढ़ लिया, 4 में सारणिक और 5 में हमने आव्यूह और सारणिक के अनुप्रयोग पढ़ लिए, ठीक है ना। जिसमें रैखिक समीकरण, आव्यूह सिद्धांत से समीकरण के हल और क्रेमर विधि के माध्यम से समीकरण के हल। अब देखो, वैसे मुझे चैप्टर आपका स्टार्ट डिफरेंशिएशन करने को कहा गया, लेकिन मुझे मालूम है कि डिफरेंशिएशन से पूर्व अगर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना, तो हमें उसमें आवश्यकता इनवर्स फंक्शन की अवश्य रहेगी, ठीक है ना। तो इनवर्स फंक्शन को पढ़ेंगे पहले हम, और ये आपका चैप्टर संख्या 2 है। कौन सा है चैप्टर? चैप्टर नंबर 2 है ये। और बोर्ड एग्जाम में आपका ये 1+3 इस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके 3 नंबर में ऑप्शनल भी है, चॉइस रहेगी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, अब देखो ध्यान से कि इनवर्स फंक्शन के लिए सबसे पहले कायदे से तो हमें पढ़ना चाहिए था कंपोजिट फंक्शन, जो कि आपका चैप्टर संख्या 1 है। लेकिन चूंकि हमें जल्दी से जल्दी डिफरेंशिएशन में पहुंचना है ना, तो एक बार हम वर्बली आरबीएससी के अकॉर्डिंग जितना हमें आरबीएससी में कहा गया है ना, उस हिसाब से हम इनवर्स फंक्शन को पढ़ लेते हैं। बाकी का जब आप क्लास हमारी लेंगे, जब हम क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे विद्यालय आना जाना शुरू हो जाएगा, उस हिसाब से उस समय हम आपको इनवर्स फंक्शन काफी डीपली पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आप केवल अपने आरबीएससी में कितना दिया है उतना देख लीजिए। बाकी का आरबीएससी के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन काफी इजी दिया हुआ है, लेकिन अगर इसे हायर देखें ना, तो ये चैप्टर काफी हार्ड भी है, इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले हम टॉपिक की शुरुआत जब करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपसे क्या कहा है इसने, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनवर्स फंक्शन के बारे में जाने कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। क्या? प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, देखो कि इनवर्स फंक्शन से पूर्व आपको फंक्शन भी जानना चाहिए। और फंक्शन आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया था। 11वीं क्लास में आपने फंक्शन के टाइप्स भी पढ़े थे, एकेकी, आच्छादक, अंतःक्षेपी, बहुएकेकी, आपने 4 टाइप पढ़ लिए थे इसके, ठीक है। अगर कोई एनसीईआरटी में इंग्लिश मीडियम का है तो उसे 1 1 मैनी 1 ऑन 2 और इनटू फंक्शन कहते हैं। तो आप सबसे पहले एक फंक्शन में जाएंगे। फंक्शन में केवल इनवर्स के लिए 2 टाइप याद रखिए। नंबर 1 क्या? एक तो एकेकी, जिसे हम 1 1 फंक्शन कहते हैं, और एक आच्छादक, जिसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन्हीं 2 शब्दों से ही, इन्हीं 2 फलनों से ही हमारे इनवर्स की डेफिनेशन क्लियर होती है। तो इनवर्स फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक फलन का प्रतिलोम, तभी परिभाषित है जब वह एकेकी आच्छादक है। एकेकी आच्छादक है। एकेकी आच्छादक को कंप्लीट रूप से बाइजेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। कहने का क्या हो गया कि एक फंक्शन यदि एकेकी भी हो और साथ साथ में आच्छादक भी हो, तब वह कैसा परिभाषित होगा? प्रतिलोम होगा, ठीक है ना। सपोज दैट कि कोई फंक्शन आपका f सच दैट a2b है, ठीक है। एक फंक्शन a2b है जिसमें a को तो हम कहते हैं डोमेन, डोमेन को हिंदी में बोलेंगे प्रांत, और b को बोलते हैं कोडोमेन, और कोडोमेन को कहते हैं सहप्रांत। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया होगा, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ठीक है। तो डोमेन और कोडोमेन। तो एक फंक्शन आपका a2b है, तब इसका इनवर्स f इनवर्स b2a के माध्यम से परिभाषित होगा। अब आप ध्यान से देखिए, तो इनके आपस में डोमेन कोडोमेन आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, जैसे कि मैं लिखा यहाँ पे b के लिए तो और a के लिए तो चेंज हो जाएगा। सहप्रांत की बात कर रहा है ये,
और यहाँ पे हो गई प्रांत की बात। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि सह प्रांत नहीं, यहाँ पे शब्द परिसर यूज किया गया। जब हमने इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया तो यहाँ पे सह प्रांत नहीं बल्कि परिसर यूज किया गया। उसके कारण क्या थे? उसके कारण ये थे, देखो इनवर्स, ध्यान सुनना मेरी बात को, आप कैश कर सके तो ध्यान सुनाए कि फंक्शन ए टू बी कैसा भी हो सकता है, वन वन या मैक्सिमम, मतलब एकेकी या बहुएकेकी, ठीक है ना। लेकिन इनवर्स को परिभाषित करने के लिए सिर्फ कैसा लिखा है कि एकेकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। आच्छादक कंडीशन को एक बार वो भूल जाइए आप, एकेकी याद रखिए। तो एकेकी के लिए एक फंक्शन एकेकी और आच्छादक कब होते हैं? जब एकेकी तब होता है जब उसका केवल और केवल एक ही हल प्राप्त हो गए। और आच्छादक के लिए क्या होता है कि यदि किसी फंक्शन का सह प्रांत परिसर के इक्वल हो जाए। एक बार यहां देखो, आपकी क्लियर हो जाए। सपोज दैट ए टू बी लिया मैंने, वही फंक्शन है ये, ठीक है ना। इसके एलिमेंट मैंने ले लीजिए ए बी सी ले लिया, डी ले लिया, इसमें मैंने पी क्यू आर एस टी ले लिया। ध्यान समझना इसको। मान लीजिए कि ए रिलेटेड है पी से, बी है आर से, सी है क्यू से और डी है एस से। देखो ये आपका एकेकी फंक्शन है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ ये सभी जो समुच्चय ए है ना, इसके सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे, यानी कि प्रांत कहलाएंगे। और इसके सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे? सहप्रांत कहलाएंगे। सहप्रांत बोले तो कोडोमेन, क्लियर हुआ ना। लेकिन याद रखिए सेट बी के वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड है परिसर कहलाते हैं। तो परिसर के एलिमेंट क्या होंगे? ध्यान से देखें यहाँ पे, परिसर के एलिमेंट हो जाएगी खाली क्या? पी क्यू आर एस, पी क्यू स्मॉल्स में, ठीक है ना, पी क्यू आर एस, आर एस। अब आप देखिए क्या सहप्रांत के एलिमेंट परिसर के इक्वल हैं? नहीं है। तो क्या ये आच्छादक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आच्छादक कब होगा? जब यहां से मैं टी को हटा दूं, ठीक है ना। अब देखिए सेट बी के सारे एलिमेंट ए से रिलेटेड हैं, बिल्कुल हैं, तो इसके हिसाब से तब ये आपका आच्छादक हुआ। तो उस अवस्था में सहप्रांत और परिसर इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं फंक्शन ये आच्छादक है। अब हम नेक्स्ट देखिए इसी के आगे। अब आप देखिए मैं एक फंक्शन लेता हूं एफ एक्स या साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन पढ़ने वाले हैं इनके, तो हम आगे नेक्स्ट इसी चैप्टर में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये हम 6 इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। याद रखो इनवर्स होते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये कोई घातांक नहीं है, ये -1 लिखा है, कोई घातांक नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्लियर कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। ये तो आप केवल समझ लें कि साइन इनवर्स एक्स साइन ही पढ़ा जाएगा। सपोज जैसे मान लीजिए आपके पास x इज इक्वल टू साइन थीटा है, ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x लिखेंगे। थीटा इज इक्वल टू x अपॉन साइन का कोई अर्थ नहीं है, ध्यान से देख लो। x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखेंगे। चलो एक चर्चा और कर लेते हैं इसमें, अभी तो इसी की बात कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा? x इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा, ध्यान से देखो। अगर इसमें थीटा की वैल्यू मैंने 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखा जाए तो क्या लिखूंगा? π/6। मैंने आपको पूर्व की क्लास में कह दिया था कि आप उस त्रिकोणमिति का तीसरा चैप्टर ध्यान से अध्ययन कर ले 11वीं क्लास का, ठीक है। अब मैं ये रेडियन और डिग्री में कोई अंतर नहीं कहूँगा, वहाँ आपने पढ़ लिए होंगे। वैसे अगर आपको किसी को पता नहीं हो तो डिग्री में आप किससे गुणा करोगे? π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखी मैंने 30 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू साइन π/, क्या रखा मैंने? 6 रखा। ध्यान से देखें साइन 6 कितना हो गया? साइन 30 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/2।
x इक्वल टू 1/2। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी इजी बात तो हमें आती है, क्यों बताई गई है? देखो ध्यान से कि x इक्वल टू साइन थीटा में x की वैल्यू क्या आती है? एक संख्या आती है, ठीक है। तो x रिप्रेजेंट करेगा एक नंबर को, किसको? नंबर को। और थीटा रिप्रेजेंट करेगा एंगल को। क्लियर हो ना? थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंगल को। और x रिप्रेजेंट करेगा एक नंबर को। तो इस कंडीशन से हम थीटा इज इक्वल टू लिखे हैं साइन इनवर्स x। तो मैंने आपको क्या बताया कि थीटा रिप्रेजेंट किसको करेगा? एंगल को। और x रिप्रेजेंट किसको करेगा? एक नंबर को। तो याद रखो कि साइन इनवर्स x जब हम निकालेंगे तो आपके पास जो थीटा आएगा, इस सेकेंड चैप्टर में प्रत्येक जो एंगल रिप्रेजेंट किया जाएगा वो आपका किसमें होगा? रेडियन में। आप डिग्री में नहीं लोगे, किसमें? रेडियन में। अब देखो, ये तो मैंने आपको वर्बली रफली पर समझा दिया कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है ना। अब आप देखिए, हम इस सेकेंड चैप्टर में ये आपके 6 इनवर्स फंक्शन की चर्चा करेंगे। अभी केवल आप देखो, रफली समझो, ये आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, केवल एक माथे में दिमाग में सेट करना है कि आपके इनवर्स फंक्शन है क्या, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि f(x) इक्वल टू साइन एक्स। ये आपका मैनी वन फंक्शन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है। कैसा है? मैनी वन फंक्शन। कैसे हुआ? देखो ध्यान से कि आपने x इक्वल टू 30 डिग्री लिया, तो f 30 डिग्री का तो π/6 हो गया। तो साइन 30 यानी कि साइन π/6, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको कोऑर्डिनेट की भी चर्चा की थी कि आप कोऑर्डिनेट को भी पढ़कर आए, ASTC। क्या आपके पास 1/2 वैल्यू किसी और एंगल की भी है? तो बिल्कुल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है। तो यहां से देखिए कि आपने कितना किया? 180 माइनस कर लीजिए, साइन 180 माइनस 30। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा 1/2। 180 माइनस 30 कितना हो गया? साइन 150 हो गया, 150। कहने का अर्थ ये है कि 150 डिग्री का मान भी 1/2 हो गया। यहां से हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि साइन 30 का मान भी 1/2 है और साइन 150 का भी मान 1/2 है। और आपको ध्यान हो, देखो ध्यान से फिर से a टू b को देखिए, आप फंक्शन है ये। यहाँ पे π/6 लिखा मैंने, और इसको लिखेंगे कितना? 5π/6। रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 5π/6 लिखा जाएगा, और इन दोनों की वैल्यू क्या आई? 1/2 आई। तो समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट समुच्चय बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड हो तो फंक्शन कैसा होता है? बहुएकाकी होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास sin x कैसा है? एक बहुएकाकी फंक्शन है। तो फिर इनवर्स इसका कैसे एकाकी बनेगा? क्योंकि इनवर्स भी कह रहा है एक तरफ, और इसके हमारे पास मुख्य परिसर, मुख्य सीमा भी निकालेंगे हम, वो भी की चर्चा कर रहा है। तो कैसे निकाले जाएंगे? अब देखो ध्यान से, एक बात और देखो, इसी में याद रखिए कि आपके पास π/6 की वैल्यू 1/2 है। मान लीजिए यहाँ पे a b 2 एलिमेंट है, यहाँ पे c d e एलिमेंट है। इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है ना। एक तो ये चित्र हो गया, और एक चित्र ही करता हूं मैं, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, क्या ये आपके पास फंक्शन है? और क्या ये फंक्शन है? ये तो फंक्शन है, फंक्शन तो है। ये बात अलग है कि ये एकाकी नहीं है, कैसा है? बहुएकाकी है, मतलब वन वर्ड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये फंक्शन नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका फंक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके 2 या 2 से अधिक एक से एलिमेंट हो, जुड़े हो, तो आपका ये फंक्शन होगा। ये बात अलग है, वेरिएबल होगा। लेकिन यहाँ के एक एलिमेंट इसके 2 एलिमेंट से नहीं जोड़ना चाहिए। और आप देख लो कि फंक्शन के लिए यहाँ से v शेप बनती है ना, v शेप बनती है ना, तो ये v शेप अगर यहाँ से बनती हो a की दृष्टि से तो फंक्शन नहीं होगा। और अगर b की तरफ से बनती हो, देखो v शेप बनती है ना, तो फंक्शन होगा। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको पहले एकाकी और आच्छादक की बात कर दी है। आच्छादक में फिर से ध्यान से देखो कि प्रत्येक एलिमेंट सहप्रांत का परिसर के बराबर आ जाए तो आच्छादक होता है। और एकाकी में एक ही एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं कितना, 1/3 लिख दिया या 1/2 लिख दिया,
तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 5 पाई को पाई 4 लिख दिया। अब देखो ये से रिलेटेड हो गया ना, तो ये आपका कैसा हो गया एकेकी हो गया। तो फंक्शन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो इस टॉपिक को केवल आप इतना जान लीजिए कि हमें एकेकी और आच्छादक पढ़ना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसमें। अब देखो साइन एक्स है, इसकी चर्चा कर ली हमने कि ये आपका कैसा फंक्शन है, बहुएकेकी है, ठीक है ना, बहुएकेकी फंक्शन है। और यहां पे बात करता है कि साइन इनवर्स कैसा होना चाहिए, एकेकी और आच्छादक, एकेकी और आच्छादक, तभी इसका प्रतिलोम परिभाषित होगा। तो ये इनवर्स लगाए गए हैं, इसका मतलब प्रतिलोम तो है। अभी कैसे हैं देखो ध्यान से। एक हम ग्राफ ट्रेस करते हैं सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का। इतना साफ करता हूं, देखो पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है ना। x y था, मैंने x की वैल्यू पुट कर दिया ये, जैसे कि मैंने x 0 लिया तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, क्लियर। x की वैल्यू मैंने पाई बाई 4 ले ली या पाई बाई 2 सीधे लीजिए आप, क्योंकि ग्राफ इजी बने। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद मैंने कितना लिया इसमें पाई ले लिया, तो साइन 180 डिग्री वैल्यू 0 होती है। माइनस का पाई बाई 2 लिया तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस के पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2। 11वीं क्लास की फॉर्मूले थी हमारे पास, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस होता है, टेन माइनस माइनस टेन होता है, एटसेट्रा, ठीक है, उनको याद करना है। कितना होगा -1, और यहाँ पे माइनस का पाई लिया तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको साफ करता हूँ, इसकी ग्राफ को देखिए, याद रखिए साइन में आपको मैक्सिमम वैल्यू तो 1 और मिनिमम आपको -1 मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे x एक्सिस दर्शाया मैंने और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। ऑरिजिन पॉइंट यहाँ पे आप x की वैल्यू दर्शाइए, 0 हो गया, पाई बाई 2 हो गया और आपका पाई हो गया। यहाँ पे आपका माइनस का पाई बाई 2 हो गया और ये आपका माइनस का पाई हो गया। मान लीजिए सपोज कि 1 यहाँ पर है और -1 यहाँ पर है, 0 1 यहाँ पर और 0 -1 यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो ये लाइन खींच दो, ग्राफ अच्छा लगे, खींच दिया। अब देखो 0 पर 0 स्टार्ट यहाँ से, पाई बाई 2 पर 1, पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी है 1, यहाँ इंडिकेट किया, पाई पर कितनी वापस 0 है, ठीक है ना। और आगे 2 पाई लोगे तो नीचे चला जाएगा, और ये लो मैंने ग्राफ बनाया, और इधर से आओ माइनस की पाई बाई 2 पर कितना हमारे पास है -1 है, और -1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पॉइंट आ गया, -5 पर कितना 0 है। ये देखिए ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, ठीक है ना। अब देखो इसमें से ही हम इनवर्स का ग्राफ निकालेंगे, किसका, इनवर्स का, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ध्यान से देखेंगे कि मैं समझाने वाला क्या हूं, इनकी अभी मुख्य सीमा मुख्य प्रांत लिखी जाएगी, ठीक है। वही बात है, x यहीं पे इंडिकेट होगा, x डैश y y डैश। अब याद रखिए कि इनवर्स फंक्शन के लिए यदि मैंने x पर पाई के रूप में दर्शाया है तो आप ये किस पे दर्शाओगे, y पर। तो यहाँ पे सपोज पाई बाई 2, सपोज पाई, सपोज माइनस के पाई बाई 2, थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं, कितना माइनस के पाई बाई 2 और ये हो गया माइनस का पाई, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 यहाँ पे सपोज की, -1 यहाँ पे सपोज की, ठीक है ना। यहाँ पे तो हो गया कितना 1 0, यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 1 0, कोई समस्या नहीं। अब देखो फिर से स्टार्ट करते हैं, कितना होगा 0 पर 0 रहेगा हमारे पास, और पाई बाई 2 पर मान कितना होगा 1 होगा साइन में, और पाई पर 0, और इधर माइनस के पाई बाई 2 पर माइनस का हो गया, पाई पर 0 हो गया। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब आप ध्यान से देखना कि मैंने कहा है इनवर्स फंक्शन के लिए, प्रत्येक इनवर्स फंक्शन के लिए फलन का एकेकी, आच्छादक
होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो उसका इनवर्स परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, कोई सा भी फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन की यही डेफिनेशन है। तो अब आप देखो ध्यान से कि मैं यहाँ π/2 से कट लगाता हूँ। कहाँ से? π/2 से कट लगाया, इधर माइनस के π/2 से कट लगाया। तो कहने का अर्थ है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से, मैं रेड पेन लेता हूँ, मेरा रेड पेन लिया मैंने, यहाँ से देखिए कि ये आपको जो उपकरण दिखाई दे रहा है ना, जिसके ऊपर लाइन खींच रहा हूँ ना मैं, ये यहाँ तक, ये फंक्शन इतना सिर्फ एकेकी है। ठीक है, इसके अगर हम पूरा लेते हैं, पाई से माइनस पाई लेते हैं, तो यहाँ पे एकेकी नहीं बहु एकेकी है। तो क्या था ना कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन त्रिकोणमिति का एकेकी नहीं था। ठीक है, उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने इसके जो एंगल थे ना, जो रेंज थी ना, उसके थोड़े टुकड़े किए। ठीक है ना, और टुकड़े में हमने उसको एकेकी बना दिया। क्लियर हुआ? क्योंकि हमें इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने थे, डिफरेंशिएशन में यूज होता है, इंटीग्रेशन में भी यूज होता है, उस हिसाब से हमने इसके पार्ट्स किए। तो माइनस के π/2 से π/2 के बीच में, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में टर्म देखिए, यहाँ फंक्शन हमें एकेकी मिला। अच्छा, ऊपर और भी अगर हम रेंज में जाएं तो ये फंक्शन वहां पे भी एकेकी होगा, नीचे भी जाएं तो एकेकी होगा। लेकिन जो आपका माइनस π/2 से π/2 है, माइनस के π/2 से π/2 है, इसी को मुख्य सीमा कहा गया, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, इसी को कहा गया बस। ठीक है, तो हमारे पास देखो ध्यान से, अगर आप केवल आरबीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, फिलहाल तो आरबीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, ये बात तो सही है, तो हमें केवल माइनस π/2 से π/2 ही याद रखना है। ठीक है, अगर आप कहीं हायर तैयारी कर रहे हो ना, तो इसके ऊपर की रेंज का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस अवस्था में इसके कंडीशंस जो अकॉर्डिंग टू आपके फार्मूले होते हैं, सभी के सभी चेंज हो जाते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे इसकी रेंज में, तो भी फार्मूले चेंज हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे पास इनवर्स फंक्शन के मुख्य सीमा दे रखी है, या प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है, या रेंज दे रखी है, वो हमारे पास कितनी है? माइनस के π/2 से π/2, cos के 0 से पाई, जहां पर वो एकेकी परिभाषित है। अब उसकी मैं एक टेबल लिखता हूं। ठीक है, अब आप समझिए कि ये फंक्शन की एकेकी बनाने के लिए क्या क्या किया गया। ठीक है ना, ग्राफ के माध्यम से। अब मैं पूरे जो 6 त्रिकोणमिति आपके अनुपात है ना इनवर्स फंक्शन के, इसकी मैं डोमेन की और रेंज की एक टेबल बनाता हूँ, जो आपको याद करनी ही होगी, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का एक प्रश्न बोर्ड में अवश्य आएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसकी टेबल बनाते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यहां पे लिख दीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यहां पे लिखा मैंने इसके डोमेन, डोमेन समझ गए ना, प्रांत, और यहां लिखा मैंने इसकी रेंज। क्या लिखा? इसकी रेंज, परिसर कह लो या मुख्य सीमा, या प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं इसको, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है ना, पूरे 6 लिखता हूं। पहले का मैंने साइन इनवर्स, इसकी जो डोमेन होती है -1 से 1। इस बात का भी अर्थ समझते हैं। ये पहली बात तो देखो कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है या क्लोज, बताओ जल्दी से। ये आपका क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल ये होता है। ठीक है, 11th क्लास को ध्यान में रखें। ये आपका क्लोज ओपन होता है, ओपन क्लोज, मतलब जहां पर भी बड़ा ब्रैकेट यूज किया जा रहा है वो क्लोज को दर्शाएगा, और जो छोटा ब्रैकेट है वो ओपन को दर्शाएगा। ठीक है ना, और क्लोज और ओपन में अंतर ये है कि इस क्लोज इंटरवल में -1 और 1 भी शामिल हैं। जैसे मैं लिखूं 2 3 लिख दूं मैं, और 1 और 2 3 ये लिख दिया मैंने। इस बात का अर्थ हो गया कि आपके इसमें 2 और 3 के बीच की वैल्यू शामिल है, 2 और 3 शामिल नहीं है इस ओपन इंटरवल में। क्लियर है? और इस क्लोज इंटरवल में 2 और 3 के बीच की वैल्यू तो साथ में रही है, और साथ साथ में क्या 2 और 3 भी शामिल है। क्लियर है? तो आप समझ गए। अगर मान लीजिए कि क्लोज ओपन है, जैसे कि लिखा मैंने 2 और 3, इस बात का अर्थ हो गया 2 भी शामिल है, और 2 से अधिक और 3 से कम, इसमें 3 शामिल नहीं होगा। तो इस टाइप के आप इंटरवल को समझने होंगे। ठीक है ना,
माइनस π/2 से π/2 इसकी क्या है, रेंज है, अभी अभी निकाल के सिखाई है। और उसी प्रकार से सभी फंक्शंस के निकाले जाते हैं, ठीक है। जब आप क्लास में आएंगे तो हम आपको पूरे के पूरे सभी ग्राफ ट्रेस करेंगे और उस समय बताएंगे ग्राफ के माध्यम से कि सभी फंक्शन की जो रेंज है वो किस टाइप से निकाली गई है। मैंने आपको साइन इनवर्स एक्स का समझा दिया। अब देखो कॉस इनवर्स, ये बहुत मस्ट है, याद करना, याद रखना, ऐसे मत करना इसकी भी क्या -1 से 1 वैल्यू है, ऐसे मत करना, पेंडिंग मत छोड़ना, 0 से पाई, ठीक है। इसकी भी डोमेन जो होती है -1 to 1 होती है और रेंज क्या 0 से पाई होती है। साइन कॉस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है -∞ से ∞ या फिर रियल नंबर और -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, ठीक है। cot इनवर्स एक्स, अब x मत लिखो, चाहे तो x और x लिखो, ठीक है ना। cot इनवर्स इसकी क्या है हमारे पास, ये भी -∞ से इनफाइनाइट और रियल नंबर, और इसके लिए भी क्या रहेगा हमारे पास 0 से पाई ओपन इंटरवल। केवल देखो ध्यान से, sec और cosec को याद रखना, sec इनवर्स x, sec के लिए हमारे पास -∞ से -1 ये तो आपके पास, और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। ध्यान से देखो इस वीडियो में क्या लिखा मैंने, और इसका मान रहेगा sec का, आप cos में जाइए तो क्या 0 से पाई -π/2, ठीक है ना। अभी क्लियर करता हूं कि -π/2 क्यों किया गया है। cot sec हो गया, अंतिम cosec इनवर्स x, इसको देखो -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, और इसकी वैल्यू रहेगी -π/2 से π/2, और ये इसमें क्या शामिल नहीं होगा, 0, ठीक है। आपको तो अपने इस सेकेंड चैप्टर के लिए ये पार्ट याद रखना है, ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात कि आखिर -π/2 और -0 क्यों शामिल नहीं है। ध्यान से देखना कि अगर मैं sec में π/2 मान रखता हूं, sec π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, तो फंक्शन नॉन डिफाइंड हुआ। इस वजह से 0 से पाई में हम π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो सेकंड कि यहाँ पे -π/2 से π/2 लिखा हुआ है, इसमें 0। अब आप देखिए cosec 0 भी क्या होता है आपके पास, इनफिनिटी होता है, तो भी ये कैसा हुआ, नॉन डिफाइंड। तो इस वजह से यहाँ पे π/2 और 0 नॉन आपके इंक्लूड नहीं होंगे। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में पूरी संभावना होती है, याद रखो, मैं आपको फिर से समझा दूं, साइन इनवर्स, ये लो जी, अब तो क्लियर हो गया। कॉस इनवर्स, ये लो, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। अब तो आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे एक्स क्यों लिखा था, ठीक है। ये फंक्शन आपकी, यदि एक फंक्शन f सच दैट a to b के द्वारा डिफाइन होता है तो f इनवर्स b to a के द्वारा डिफाइन होगा, नंबर 1। नंबर 2, साइन इनवर्स की मुख्य सीमा या प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2। इस बात का अर्थ ये हो गया कि साइन इनवर्स x का कोई सा भी क्वेश्चन होगा आपकी किताब में, तो उसकी वैल्यू या उसका आंसर π/2 से तो अधिक नहीं होना चाहिए और -π/2 से कम नहीं होना चाहिए। आप याद रखो कि आपका जो भी आंसर आएगा साइन में वो आपका π/2 से ज्यादा नहीं और -π/2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपने मिस्टेक की है। सेकंड देखो कॉस, 0 से कम नहीं, ठीक है, और पाई से अधिक नहीं। अभी इसके क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, पहली बार समझो इसको। 0 से कम नहीं और पाई से अधिक नहीं, ऐसा कहीं हुआ कि पाई से अधिक आपका आंसर आया तो आपका आंसर रॉन्ग है। इसी प्रकार से 10 में -π/2 से π/2 लिखा हुआ है ओपन इंटरवल में, तो कहने का है कि इनके बीच में आपका आंसर आएगा -π/2 से अधिक और π/2 से कम, ठीक है। इसी प्रकार से 0 से पाई, -π/2 एक्सेट्रा आप समझ गए होंगे। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आपको याद करनी है, ध्यान से देखो। सिंपल क्वेश्चन लिखा हूं पहले, जैसे लिखा मैंने क्वेश्चन, अपनी बुक से आप काफी प्रैक्टिस कर लेना हो।
आपसे कहा गया कि साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू या तो की सीमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत इजी तरीके से देखिए पहले आप, फिर बाद में मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा या लिखना। इसे सपोज कर लीजिए y है, साइन y कितना होगा हमारे पास, साइन को यहाँ की लेके जाओगे तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब साइन y इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो साइन में ये वैल्यू कितने डिग्री की है, π/6 की। π/6 का हो गया 30 डिग्री। याद रखो सेकेंड चैप्टर में आपको एंगल नहीं लिखना है, एंगल लिखना तो है मगर किस में, रेडियन में। डिग्री में आप नहीं लिखोगे, किस में लिखोगे, रेडियन में, और रेडियन का अर्थ है पाई के फॉर्म में। y इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, यहां से कंपेयर किया तो π/6 हुआ, क्या π/6 माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि साइन का क्वेश्चन है, आप साइन की आप रेंज देखिए, माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। अब इसके जस्ट मैं आपके अपोजिट में जाता हूं। सपोज दैट क्वेश्चन ये है, a इक्वल टू y लिया मैंने, साइन y 1/2 हुआ, लेकिन जब आप क्वाड्रेंट पढ़ेंगे ASTC तो आपकी साइन 5π/6 की वैल्यू भी तो 1/2 होती है, अभी बताई थी। तो यहां से क्या हुआ, 5π/6 आ गया, क्या 5π/6 माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं हुआ। अब आप समझ गए कि π/2 से अधिक आंसर नहीं होना चाहिए, माइनस के π/2 से कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन का जो आंसर आएंगे, ध्यान रखो, माइनस π/2 से कम नहीं, π/2 से अधिक नहीं, 0 से कम नहीं, पाई से अधिक नहीं, इन दोनों के मध्य में होना चाहिए, इन दोनों के मध्य में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में, और प्लस साथ में क्या π/2 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ और उदाहरण लिए स्पष्ट करने के लिए, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 लिखा है। ठीक है ना, तो जैसे कि अभी थोड़ा सा और एक बार वो डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं कि जब आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है सॉल्व। बाकी का कंपटीशन के लिए तो आप बहुत जल्दी निकाल दोगे फिर तो। ठीक है ना, तो सपोज कर लिया इसको क्या, y, तो साइन y इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब साइन में ये वैल्यू देखनी है कि माइनस की 1/2 कितने डिग्री की होती है। तो याद रखिए आप कि अब जब आपकी मुख्य सीमा ध्यान में है कि माइनस π/2 से π/2, माइनस π/2 से π/2 का अर्थ ही हो गया, देखो ध्यान से, ASTC, बस ये ASTC का अच्छे से अध्ययन करना है। साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है ना। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि माइनस π/2 से, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में जाना है, तो आप क्या दोगे, उल्टा रिवर्स, हम माइनस में एंगल ढूंढेंगे आपके पास। ठीक है ना, क्योंकि π/2 से अधिक आपके थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलता है, लेकिन ये मुख्य सीमा से बाहर हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसको लिखेंगे साइन कितना, माइनस की π/6, π/6 का कितना हो गया, माइनस का 30 डिग्री, जो क्या होता है, ये तो होता है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो कितना आ गया, माइनस की 1/2 आ गया। देखो चेक कर लो, ठीक है, ध्यान से। तो देखो साइन साइन की तुलना करते हैं, इसको तो नहीं लिखना है हमें, साइन साइन की तुलना करते हैं ना, तो क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस के π/6। क्या ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन लिखो, लिखा है मैंने, वापस इसे y से पूछ कर लिया, साइन y इक्वल टू माइनस का 1/2 हो गया। अब यही बात है कि आपको यहाँ तो जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जाओगे ना तो आप π/2 से बाहर हो जाओगे, और π/2 से बाहर हुए तो आपके मुख्य सीमा के अंतर्गत तो मान आ ही नहीं रहा है। ठीक है, मैंने आपको कहा π/2 से अधिक आपका आंसर आता है साइन में कहीं ना कहीं, तो आप गलत हैं। माइनस π/2 किस लिए बनाए, इसीलिए बनाए। तो चलिए माइनस π/2, तो क्या लिखोगे, साइन माइनस के π/4, मतलब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, नेगेटिव ले लिया मैंने, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या है, माइनस का π/4, जो कि माइनस के π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपका क्या आंसर हुआ, माइनस का π/4। ठीक है, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे देखते हैं कि साइन इनवर्स रूट 3/2,
कितने का मान हो जाएगा बताइए। y इक्वल टू साइन y सपोज कर लिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ऐसे नहीं इसको y लिख दिया मैंने पहले, है ना, y लिखा तो साइन y क्या लिखा जाएगा √3/2 और √3/2 किसकी है साइन 60 π/3 की वैल्यू है तो y इक्वल टू क्या आ गया π/3 आ गया, जो कि लाई कहाँ कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया π/3 हो गया। चलिए cos 1/2 को देखें, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास क्या है ये y है तो cos y क्या हो जाएगा आपके पास 1/2। अब cos में 1/2 कितने डिग्री का होता है cos 60 का, जिसको आप क्या लिखोगे π/3 तो y इक्वल टू क्या आ गया π/3। क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 0 से पाई के बीच में π/3 आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो इसका आंसर कितना हो गया π/3 हो गया। अब आप देखिए cos इनवर्स √3/2 वही बात है, सपोज किया y तो cos y कितना हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू cos कितने की वैल्यू है 30 की π/6 लिखा तो y इज इक्वल टू π/6। क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। याद रखिए आप जब भी आंसर प्रस्तुत करें तो इसकी रेंज जरूर लिखें ताकि उसको सामने वाले को मालूम रहे कि हाँ इस स्टूडेंट्स को मालूम है कि ये इसकी रेंज के अंतर्गत आ रहा है। अब देखो मैंने माइनस का क्वेश्चन लिया, ये आपको एकदम से क्लियर कर देगा। सपोज कर लीजिए y है तो क्या लिखा जाएगा cos y 1/2। अब आप देखो अब तक के साइन के क्वेश्चन में -π/2 से π/2 की बात हम कर रहे थे, लेकिन याद रखिए cos की जो रेंज होती है 0 से पाई होती है तो हम 0 से कम में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 0 से कम में जाएंगे अगर तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री की वैल्यू है -1/2। वापस ACC को देखो आप, t है यहाँ पे और ये c है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का एक अपोजिट क्या कोसेक, हालांकि अपोजिट कह देते हैं, अपोजिट होता नहीं है, स्वयं अपने आप में फंक्शन है। तो साइन और कोसेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बाकी के से सभी चार नेगेटिव होंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो कि 90 से 180 के बीच में है, यहाँ पे हमें cos की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो कोसेक cos y -1/2, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो 2π/3 cos 120 का मान -1/2 होता है तो y इक्वल टू कितना आ गया 2π/3। क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 0 से 180 और 180 के बीच में आपके 120 आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ 2π/3 हुआ। तो हमने इस तरह से कुछ एग्जाम्पल देख लिए हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा देखिए कुछ क्वेश्चंस और देखिए, ठीक है। जैसे कि tan इनवर्स 1 की बात की है तो देखो सपोज y तो tan y कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और इज इक्वल टू tan π/4 लिखा मैंने। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया π/4, जो कि tan की जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है कितनी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल के बीच लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो आपका π/4 इसका आंसर हुआ। मैंने इसी को समझाने की दृष्टि से -1 ले लिया। सपोज वही बात है y तो tan y कितना हुआ हमारे पास -1 हुआ इज इक्वल टू में लिखा है कितना tan माइनस के π/4। अब आप देखो ध्यान से फिर से ये से बजाएं, a लिखा s लिखा t लिखा c लिखा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan नेगेटिव है, लेकिन यहाँ आपको जाना नहीं है। कारण है कि आप tan की जाए ना तो मुख्य जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होती है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जान नहीं सकते हो क्योंकि π/2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका मान कितना आएगा, ये माइनस का π/4 लिखा है तो y इक्वल टू माइनस के π/4 जो कि -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। एक सिंपल क्वेश्चन और लिया है tan इनवर्स √3 इक्वल टू y तो tan y कितना हुआ हमारे पास √3 हुआ और √3 कितने का होता है tan 60 π/3 का। तो y इक्वल टू कितना हुआ π/3 हुआ और π/3 -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब देखो आगे दो क्वेश्चन और हैं। अब देखो इसको या तो आप सेक में सोल्व कर लो या हम नेक्स्ट क्लास में एक कुछ बहुत सारे गुणधर्म पढ़ेंगे इसके इनवर्स फंक्शन के, तो उस समय हम एक गुणधर्म भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको सीधे कर लो। सेक सपोज किया y तो सेक y कितना हुआ हमारे पास 2 हुआ। सेक में दो वैल्यू कितने डिग्री की होती है, तो आप सेक का याद नहीं हो तो cos का याद रखो, cos का अपोजिट कर लिया करो। तो cos 60 की वैल्यू होती है ना।
तो क्या लिखा मैंने, sec पाई बाई 3, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 3 आया। अब बताओ मुझे, आज मैंने आपको सारी प्रिंसिपल वैल्यू लिखी थी, sec की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है किसी को याद? तो देखो sec की होती है जो आपके पास 0 से पाई, और इसमें शामिल क्या नहीं होगा, पाई बाई 2, ठीक है ना। तो क्या पाई बाई 3 इसके बीच में लाई करता है? बिल्कुल करता है, याद रखो 0 से पाई माइनस का पाई बाई 3। कोसेक का क्या होता है? कोसेक का होता है माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और उसमें शामिल क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, सपोज क्या मैंने y, तो कोसेक y कितना हुआ हमारे पास, -1। अब कोसेक पे ये वैल्यू कितनी की हो गई हमारे पास, कोसेक। देखो कोसेक पे क्या, यहाँ देखते हैं क्या लिखा है मैंने, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा, 0 लिखा है ये। तो हमें इसके अंदर ही ढूंढना है। तो कोसेक का -1 कितने का हो गया, साइन का देखो 90 का मान होता है, तो कोसेक 90 का, तो कितना हो गया, माइनस का पाई बाई 2, जो कि माइनस पाई बाई 2 नॉट इंक्लूड 0 के बीच में लाई करता है, ठीक है। कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अपोजिट करें माइनस में। अब देखो ध्यान से, अगर ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ओपन इंटरवल में होती तो क्या माइनस के पाई बाई 2 मान होते? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि क्लोज इंटरवल में है, तो माइनस पाई बाई 2 अगर आएगा तो वो भी मान माना जाएगा। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, आज का सारांश ये है, आपका होमवर्क ये है कि सबसे पहले तो आप इनवर्स फंक्शन की जो मैंने आपको मुख्य सीमा दिखाई हुई है वो आपको याद करनी ही है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से बनता है, और कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिए, और इन एग्जाम्पल से ही 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके गुणधर्म की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज को पहले हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आपका होमवर्क ये कि आज का ये टॉपिक अच्छे से ध्यान से समझ लें, इनवर्स फंक्शन की जितने भी मैंने मुख्य सीमा लिखी हैं उनको याद कर लें, और अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।